हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 54। जिसने 53 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके अलावा यूपी पीजीटी समाजशास्त्र की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कार्यपालिका। ठीक है, क्या है टॉपिक? कार्यपालिका। इससे पहले व्यवस्थापिका वाला करा दिया था, तो जिसने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख ले। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फिर चीन। तो कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। क्योंकि संसदीय शासन प्रणालियों में दो प्रकार की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। एक होता है नाममात्र की और दूसरी क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, तो इंग्लैंड में नाममात्र की कार्यपालिका राजा को कहा जाता है और जो वास्तविक जो कार्यकारी है वह उसकी शक्तियां का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली में भी दोनों प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं। तो इंग्लैंड नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? नेपाल, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली बहुल कार्यपालिका वर्तमान में है। कार्यपालिका में शामिल 7 सदस्यों में शक्ति और उसके प्रयोग की समानता है। इन 7 सदस्यों में बारी बारी से एक अध्यक्ष नियुक्त होता है जिसकी भूमिका केवल कार्यपालिका के सदस्यों की अध्यक्षता करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, नियंत्रण एवं संतुलन या फिर तानाशाही राज्य। तो राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों का नियंत्रण करने हेतु मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं संतुलन। ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलन। मोंटेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, सेंट थॉमस एक्विनास या फिर वेंथम। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंटेस्क्यू। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ये है मोंटेस्क्यू। और अगर नियंत्रण एवं संतुलन का पूछ लिया तो ये भी कौन हो जाएगा? मोंटेस्क्यू हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य अध्यक्ष के प्रति, संसद के निचले सदन के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या फिर विरोधी दल के नेता के प्रति। तो संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी,
संसद के निचले सदन के प्रति, संसद के निचले सदन के प्रति। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना या फिर कूटनीति। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है प्रशासन चलाना। ठीक है, क्या होता है? प्रशासन चलाना। तो वर्तमान में सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं जैसे संस्थात्मक हो या आदेशात्मक हो तथा अन्य में सरकार के 3 अंग माने जाते हैं। ठीक, ये सभी को पता है कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये 3 अंग माने जाते हैं। इसमें जो कार्यपालिका का काम है वह क्या होता है? कानून को लागू करना, उसकी समुचित देखभाल करना, विदेश से संबंध बनाना और प्रशासन चलाना, ये सभी कार्यपालिका के कार्य होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिपरिषद में या फिर राष्ट्रपति में। तो ये किस में निहित है? ये है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद में। किस में है? ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद में। ठीक है, तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो उसमें ये वर्णन दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, है ना। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद ये 75 में उल्लेख है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साम्राज्ञी या फिर प्रधानमंत्री। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, तो कौन सा पद है वह? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री इसमें राइट आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री का पद संसदात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। वह सरकार वास्तविक का प्रधान होता है, वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। यद्यपि राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख राजा या राष्ट्रपति होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर न्यायपालिका। तो बताइए संसदात्मक शासन प्रणाली में जो वैधानिक संप्रभु है वह कौन होता है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, संसद। कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, संसद। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? संसद होती है। इसका बेहतरीन उदाहरण क्या है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियों पर कम से कम सिद्धांत रूप में कोई रोक नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, है ना। अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियाँ निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, किंतु संविधान की उद्देशिका में यह कहकर कि हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि संप्रभुता का वास भारत के लोगों में ही है। तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। शून्य आधार यानी कि जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? रीगन द्वारा, विस्कॉन्सिन के बजट द्वारा, निक्सन द्वारा, ओहायो के बजट द्वारा, आइजनहावर द्वारा न्यूयॉर्क के बजट द्वारा या फिर जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा। तो शून्य आधार यानी कि जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा।
ठीक है। शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को 1973 में जॉर्जिया के गवर्नर जिमी कार्टर ने पीटर पीहर की सहायता से शून्य आधार बजट आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ठीक है, कौन सा तरीका इसमें से उपयुक्त नहीं है? वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या फिर सदन से बहिर्गमन। तो लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका इसमें से उपयुक्त नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, संसद से बहिर्गमन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो सत्ता का विलय एक विशेषता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संसदीय सरकार की, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संसदीय सरकार की। तो सत्ता का विलय संसदीय सरकार की एक विशेषता है, क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिली होती हैं, यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? ऑप्शन दिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या फिर सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? तो देखो, इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। तो एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो सभी को पता है कौन करता है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रकार की सरकार में जो वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार में राज्य प्रमुख यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वह नामात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह मंत्रिमंडल लोकप्रिय सदन यानी कि लोकसभा, लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू कराना या फिर उपयुक्त सभी। तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, कानून को लागू कराना। ठीक है, क्या होता है? कानून को लागू कराना। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून को लागू करना होता है और संविधान अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है। ठीक है, और उन सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कानून को लागू करना। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।